अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डीएलडी के चैप्टर नंबर 2 को रिव्यू कर रहे थे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। बाकी कुछ चीज़ें उस चैप्टर की आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो हेडिंग है वह है मेन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। मेन टर्म्स हम किन को कहते हैं और मैक्स टर्म्स किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रूथ टेबल गिवन है, ए बी सी 3 इसके वेरिएबल्स हैं और इसके 2 आउटपुट्स हैं, एक F1 है एक F2 है और आउटपुट 0 0 0 पे ये 1 है, F1 एंड सो ऑन। बाकी भी एंट्रीज ट्रूथ टेबल में गिवन है। इसमें अगर आप नोट करें तो मैंने हर इनपुट बाइनरी पैटर्न के साथ उसका डेसिमल नंबर भी लिखा हुआ है। ये 0 0 0 तो ये डेसिमल में 0 बनता है, तो मैंने वो लिख दिया है। 0 0 1 तो डेसिमल में ये 1 है, तो ये इस तरह लिख दिया है। इस तरह करते करते ये 1 1 1 जो लास्ट एंट्री है या लास्ट रो है वो हमारे पास 7 बनती है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो रो 0 है उसकी बाइनरी वैल्यू 0 0 0 है। अगर मैं रो 1 की बात करूँगा तो वो 0 0 1 होगी। अगर मैं रो 5 की बात करूँगा तो वो उसकी वैल्यू होगी 5 का बाइनरी पैटर्न जो कि 1 0 1 है। अगर मैं रो 6 की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं M1 1 0 की बात कर रहा हूँ, इन इनपुट्स की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं किसी भी रो को स्पेसिफाई कर सकता हूँ either by using the binary pattern or their equivalent decimal value. ओके, अब हमारे पास ये फंक्शन है गिवन, अज्यूमिंग कि मैं अभी F1 को कंसिडर कर रहा हूँ। तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या है इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का? सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है हम जस्ट वो बता दें, उस 1 की लोकेशन बता दें। तो अगर हम किसी फंक्शन को कोई भी जो हमारे पास ट्रूथ टेबल गिवन होता है तो उससे जो उस गिवन फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखने के 2 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वे ये है कि आप जहाँ पे 1 आ रहा है उस 1 को देख के एक्सप्रेशन लिख लें। सेकंड वे ये है कि आप वंस को इग्नोर कर दें, जहाँ पे 0 आ रहा है आप उसको देख के एक्सप्रेशन लिख दें। तो अभी अगर मैं जहाँ पर 1 आ रहा है अगर उसका एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो उसको हम इस तरह लिखते हैं F1। अब मैं बेसिकली F1 का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यूजिंग दी वंस को देख के, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उसको देख के F1 का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और ज़ीरोज़ वाले जो रोज़ हैं या एंट्रीज़ हैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 है, फर्स्ट वन कौन सी रो पे आ रहा है? 0 पे आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे F1। ये सम का सिंबल है, समेशन ऑफ 0। ये जो फर्स्ट वन है वो 0 पे आ रहा है। सेकंड वन कहाँ पे आ रहा है? रो 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। थर्ड वन आ रहा है जी रो 3 पे, तो उसको मैंने 3 लिख दिया। फोर्थ वन आ रहा है 6 पे, तो इसको 6 लिख दिया। एंड लास्ट वन इज ऑन रो 7। तो इस तरह हमने इसको डिफाइन कर दिया। F1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0 2 3 4 6 7। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें बता रहा है कि इस F1 फंक्शन में, इसके ट्रूथ टेबल में 1 कौन कौन सी लोकेशन पे आ रहा है। तो वो 0 2 3 एंड 6 एंड 7 पे आ रहा है। ओके, अब इसको, इसी एक्सप्रेशन को लिखने का एक और वे ये भी है कि आप इस समेशन को ख़त्म कर दें और ब्रैकेट को भी ख़त्म कर दें। तो इस 0 को हम लिख देते हैं, इस 0 को M0, इस 2 को लिख देते हैं M2, इस 3 को लिख देते हैं M3, इस 6 को लिख देते हैं M6, इस 7 को लिख देते हैं M7। तो ये M0 बेसिकली मेन, इसका मतलब यह है कि हम रो 0 की बात कर रहे हैं। M2 का मतलब यह है कि हम रो 2 की बात कर रहे हैं। M3 का मतलब है कि हम रो 3 की बात कर रहे हैं। तो अब चाहे आप इस एक्सप्रेशन को देख लें चाहे इस एक्सप्रेशन को देख लें,
इन दोनों का मीनिंग ये है कि F1 जो फंक्शन है उसके अंदर 1 मौजूद है रो 0 में, रो 2 में, रो 3 में, रो 6 में और रो 7 में। ओके, अब इन M0s को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। M0 अगर मैं रो 0 को देखूं तो वहाँ पे A0 है, B0 है और C0 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह हम ट्रूथ टेबल से फंक्शन ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पे 1 है, इसको हमने M0 लिखा है, तो M0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे A भी 0 है, B भी 0 है, C भी 0 है। तो M0 को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, A बार, B बार एंड C बार। इस तरह नेक्स्ट है M2, तो M2 ये रो है, यहाँ पे A0 है, B1 है, C0 है, तो हम इसको लिखेंगे A बार, B एंड C बार। इस तरह M3 है, M3 कहाँ पे 1 है, 0 1 1 पे। तो जो 0 वाला वेरिएबल है, जब हम वंस को दे के इक्वेशन लिखते हैं तो 0 वाला वेरिएबल वो बार के साथ आता है और जो 1 वाला होता है वो एज इट इज आता है। तो अब इस M3 की जो वैल्यू बनेगी A बार, B एंड C, तो यहाँ पे आ गया A बार, B एंड C। M6 की वैल्यू A, B एंड C बार, तो ये आ गया A, B एंड C बार। M7 की वैल्यू A, B एंड C। ये जो हमारे पास इंडिविजुअल टर्म्स आ रही हैं, A बार, B बार, C बार, A बार, B, C बार, A बार, B, C एंड सो ऑन, इन टर्म्स को हम कहते हैं मीन टर्म्स। These individual terms are called the mean terms, that is the terms corresponding to the one। अब ये वो टर्म्स हैं जो बेसिकली हमें बता रही हैं कि ट्रूथ टेबल में, F1 के ट्रूथ टेबल में कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m स्मॉल m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास इन एक्सप्रेशन से हमने देखा है, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल इनपुट में 1 है तो हम उसको एक्सप्रेशन लिखते हुए उसका, अगर a है वेरिएबल तो उसको a लिखेंगे, अगर इनपुट में वो 0 है तो उसको हम a बार के साथ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये A0 था तो हमने इसको A बार के साथ लिखा यहाँ पे, ये वाला। अगर B भी 0 है तो B बार के तौर पे आया, C 0 है तो भी C बार के तौर पे आया। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी भी ट्रूथ टेबल में वंस को देखते हुए कि कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है, उसकी लोकेशन को देखते हुए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें और वंस की लोकेशंस को डिफाइन कर दें, आइदर यूजिंग सम फॉर्म, समेशन फॉर्म, आइदर यूजिंग द सम ऑफ द स्मॉल m और आइदर यूजिंग दीज बूलियन एक्सप्रेशंस, तो इन ये जो 0 है या M0 है या A बार, B बार, C बार, इन टर्म्स को हम कहते हैं मीन टर्म्स। ओके, अगर हम अभी तक हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है F1 तो उसके अंदर जो वंस एंट्रीज हैं उसको देख के किस तरह उस फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि फंक्शन में 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इस तरह अगर हम 0 को देख के इक्वेशन लिखें तो उसको हम कहते हैं मैक्स टर्म। अगर किसी फंक्शन के ट्रूथ टेबल में उसके वंस को देख के अगर हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं तो वो जो वंस के कोरस्पॉन्डिंग इनपुट टर्म्स आती हैं उनको हम कहते हैं मीन टर्म्स। जो जीरोस के अगर हम 0 को देख के इक्वेशन लिखते हैं और 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो रोज आएंगी या इनपुट वेरिएबल्स आएंगे उसके एक्सप्रेशन को हम कहेंगे मैक्स टर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 में कहाँ कहाँ पे मैक्स टर्म्स आ रही हैं, तो फर्स्ट मैक्स टर्म आ रही है रो 1 में, सेकंड मैक्स टर्म आ रही है रो 4 में,
थर्ड मैक्स टर्म आ रही है रो 5 में। तो इसको मैक्स टर्म लिखने का भी एक स्टैंडर्ड वे है। तो consider the function again. Now write the expression for f1 by looking at the zeros location. तो f1 हमारे पास है, ये पाई का सिंबल है, इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, 1 4 एंड 5। तो ये 1 4 और 5 हमें ये बता रहा है कि f1 के ट्रूथ टेबल में 1 4 और 5 लोकेशन पे 0 है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस 1 को m1 कैपिटल m1, इस 4 को कैपिटल m4, 5 को कैपिटल m5, और ये दरम्यान में डॉट है। डॉट का मतलब ये प्रोडक्ट है या एंड गेट है। ओके, अब इसको जो लिखने का मैक्स टर्म लिखने का जो वे है या तरीका है वो मिन टर्म से डिफरेंट है। मिन टर्म में हम क्या करते हैं, अगर वेरिएबल ए फॉर एग्जांपल 1 है इनपुट में तो वो ए आता है, उसके ऊपर बार नहीं आता। अगर ए 0 है तो उसके ऊपर बार आता है। लेकिन मैक्स टर्म के थ्रू जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी फंक्शन का तो वो अपोजिट है। अगर वेरिएबल इनपुट में 0 है तो उसके ऊपर बार नहीं आएगा, अगर वेरिएबल 1 है तो उसके ऊपर बार आएगा। दूसरा, मैक्स टर्म्स के अंदर ये जो साइन आएगा ये प्लस आएगा और गेट आएगा। अगर आप मेन टर्म्स के अंदर देखें, मेन टर्म्स के एक्सप्रेशन के अंदर, तो इन टर्म्स के जो अंदर एक्सप्रेशन है ए बार एंड बी बार एंड सी बार, तो एक ये मेन टर्म उसके और एक मेन टर्म और दूसरी मेन टर्म के दरमियान और आ रहा है। लेकिन जब हम मैक्स टर्म की बात करते हैं तो मैक्स टर्म्स के दरमियान एंड ऑपरेशन आता है, और जब हम एक मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर और आता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट मेरे पास मैक्स टर्म आ रही है रो 1 में, तो इसका एक्सप्रेशन ये बनेगा, ये ए 0 है तो ए आएगा, बी 0 है तो बी आएगा, ए प्लस बी, सी 1 है तो सी बार। तो इस मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बार। अब नेक्स्ट जो मैक्स टर्म है 4 रो में आ रही है, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए 1 है तो यहाँ पे आएगा ए बार, बी 0 है प्लस बी, सी 0 है प्लस सी। इस m5 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ये हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये m1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, m4 तो इसका बाइनरी पैटर्न है 1 0 0, तो 1 वाले पे ए बार आ गया और बी प्लस सी। m5 का बाइनरी पैटर्न है 1 0 1, तो ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ये बेसिकली अब ये 1 है, ये 0 है और ये भी 1 है। तो ये जो इंडिविजुअल टर्म्स आ रही हैं इस ब्रैकेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी बार, इनको हम कहते हैं मैक्स टर्म्स, दैट इज द टर्म्स कोरस्पॉन्डिंग टू द जीरोस। जो जीरो के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं मैक्स टर्म्स। तो ये नोट है इसमें, अगर ए हमारे पास 1 आता है मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन लिखते हुए इनपुट में, तो उसको हम ए बार के साथ एक्सप्रेशन में लिखते हैं। अगर ए 0 है तो उसको हम ए के साथ लिखते हैं। अब इसी तरह हम जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसको देख सकते हैं। इसको अब हम जल्दी से देखते हैं। इसके अब मिन टर्म्स कहाँ पे आ रही हैं, मिन टर्म्स आ रही हैं जहाँ पे 1 है। तो 1 है रो 1 में, रो 2 में, रो 5 में एंड रो 6 में। तो मिन टर्म्स आएंगी m1 स्मॉल m1, m2, m5 एंड m6। मैक्स टर्म्स कहाँ पे आएंगी, कैपिटल M0, कैपिटल M3, कैपिटल M4, कैपिटल M7। तो ये देखें जी यहाँ पे लिखा हुआ है मेन टर्म एक्सप्रेशन फॉर f2। तो फर्स्ट वे उसका ये है कि आप सम की फॉर्म में लिख लें 1 2 5 6, ये सबसे ईजीएस्ट वे है। तो ये अब f2 का हमने एक्सप्रेशन लिख दिया यूजिंग मीन टर्म्स। सेकंड वे है कि आप इसको एक्सपेंड कर दें। तो इस मिशन जब एक्सपेंड होगी तो हम इसको लिखेंगे स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m5 प्लस स्मॉल m6। तो ये सेकंड वे है। थर्ड वे है कि आप बोलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दें। तो m1 का बाइनरी पैटर्न होता है 0 0 1, तो ये बन जाएगा ए बार बी बार सी। तो ये बेसिकली 0 0 1। m2 का जो बाइनरी पैटर्न है
वो है 0 1 0, तो 0 1 0। इस तरह M5 का है 1 0 1, तो ये बन जाएगा 1 0 1। तो सिंपल जो वेरिएबल्स आ रहे हैं बार के बगैर वो 1 को डिनोट कर रहे हैं, और जो बार वाले हैं वो 0 को डिनोट कर रहे हैं। M6 है 1 1 0, इसका बाइनरी पैटर्न है, तो ये बनेगा 1 1 एंड 0। तो आप जब भी किसी फंक्शन का मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप इन तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं। इस समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉल m फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जो स्मॉल m है ये हमेशा मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा रिजर्व्ड है फॉर मिन टर्म। इसी तरह अगर हम मैक्स टर्म को देखें तो वो 0 3 4 7 पे इन लोकेशंस पे 0 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई या प्रोडक्ट ऑफ 0 3 4 एंड 7। 0 को हम लिख सकते हैं, अगर m फॉर्म में लिखूं कैपिटल M0। अब जो कैपिटल M है ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। 3 M3, 4 M4, ये 7 M7, और इनके दरम्यान ये एंड ऑपरेशन आ रहा है। अब जब मैं M0 को लिखूंगा तो इस 0 का पैटर्न है 0 0 0, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे जो वेरिएबल बार के बगैर हैं वो 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है। एंड M3, 3 का पैटर्न है 0 1 1, तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे बार आएगा। a क्योंकि 0 है, 1 1, तो b बार प्लस c बार। M4 का पैटर्न है 1 0 0, तो 1 वाले पे बार आएगा, बाकी 0 0 पे ऐड सिंपल आ जाएगा BC। M7, 7 का पैटर्न है 1 1 1, तीनों 1 है तो तीनों पे बार आ जाएगा और दरम्यान में प्लस। तो हमारे पास मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके भी थ्री डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वे है कि आप ये पाई फॉर्म यूज़ कर लें। सेकेंड वे ये है कि आप ये M फॉर्म, कैपिटल M फॉर्म यूज़ कर लें। थर्ड वे है कि आप ये बोलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको यूज़ कर लें। तो आप जब मैक्स टर्म से एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप किसी भी वे में लिख सकते हैं, फर्स्ट वे, सेकेंड वे और ये थर्ड वे। ओके, अब हम एक और टर्म डिफाइन करने लगे हैं, वो है SOP या सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम किसी फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखें यूजिंग मिन टर्म्स, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि ये SOP एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सप्रेशन है F2 का सिग्मा सिग्मा 1 2 5 6, या ये वाला M1 प्लस M2 प्लस M5 प्लस M6, या ये वाला बोलियन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हमने को लिखा है यूजिंग मिन टर्म्स और वंस को देखते हुए, तो ये हमारा SOP एक्सप्रेशन है। इसको हम कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। ये देखें, ये टर्म्स A बार B बार एंड C बार ये आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं और फिर बाद में सम हो रही हैं, तो इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, कि ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं और वो आपस में ऐड हो रही हैं, सम हो रही हैं। इस तरह अगर हम एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन यूजिंग मैक्स टर्म, अगर आप किसी भी फंक्शन का एक्सप्रेशन मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं POS एक्सप्रेशन या प्रोडक्ट ऑफ सम। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पाई 0 3 4 7 या M0 डॉट M3 M डॉट M4 डॉट M7, तो या ये नीचे इसका बोलियन एक्सप्रेशन लिखा है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। तो ये देखें, पहले ये सम हो रहा है उसके बाद प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको इस वजह से इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स, कि सम वाली टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट। तो बेसिकली अब ये हमारे पास POS एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास SOP एक्सप्रेशन है। अब हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मिन टर्म्स एक्सप्रेशन फॉर F2, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं SOP एक्सप्रेशन फॉर F2। इस स्टेटमेंट को जो लिखा हुआ है मैक्स टर्म एक्सप्रेशन फॉर F2, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं POS एक्सप्रेशन फॉर F2, तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। ओके, अभी हम ने ये देखा कि किसी भी ट्रूथ टेबल से हम मेन टर्म्स का एक्सप्रेशन या मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं, या SOP या POS एक्सप्रेशन कैसे उसका ड्राइव करते हैं। तो SOP एक्सप्रेशन वो होता है जहाँ जब हम वंस को देख के लिखते हैं एक्सप्रेशन, और मैक्स टर्म एक्सप्रेशन वो होता है जब हम जीरोस को देख के एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो अब हमारे पास ये ऊपर F1 हमारे पास ये गिवन था 0 2 3 6 7,
M0 प्लस M2 M+3 M6 प्लस M7। तो अब ये इसका एक्सप्रेशन है। अब हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम ये देखें, M0 का ये बूलियन एक्सप्रेशन है, A बार B बार C बार एंड सो ऑन। तो अब आप इसमें एक्सप्रेशन के अंदर चेक करें, A B C तीनों का बार आ रहा है, तो मैंने 3 नॉट गेट लगा दिए A B एंड C। तो ये A इस नॉट गेट के इनपुट पे गया तो इसके आउटपुट पे आ जाएगा A बार। B इसकी नॉट गेट पे इनपुट पे गया, इधर B बार आ जाएगा। ये C इधर गया तो ये C बार आ गया। ओके, अब इस मिन टर्म को मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो ये M0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, या A बार B बार एंड C बार। तो एक एंड गेट लिया 3 इनपुट वाला, फर्स्ट इनपुट उसकी A बार है, सेकंड इनपुट उसकी B बार है, थर्ड इनपुट उसकी C बार है। तो A बार ये मैंने यहाँ पे वायर शो नहीं की, तो ये बेसिकली A बार जहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से लेकर इधर कनेक्टेड है। अगर जहाँ पे B बार लिखा हुआ है तो ये वायर से यहाँ से कनेक्टेड है। तो C बार ये यहाँ से यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ये यहाँ से। तो वायर्स को ज़रा वायर्स ड्रॉ करने से सर्किट ज़रा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इस वजह से मैंने वायर्स को अवॉइड किया और जस्ट वेरिएबल्स के नेम असाइन कर दिए। इस तरह ये A बार B बार C, तो एक एंड गेट यूज होगा, उसके अंदर 3 इनपुट्स होंगी, फर्स्ट इनपुट A, सेकंड इनपुट B बार, थर्ड इनपुट C। तो ये देखें जी A B बार एंड C। इसको इस तरह लिखना भी आसान है, अगर वॉइस ड्रॉ करते हैं तो उसमें गलती के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब थर्ड A बार B C एक और एंड गेट, फर्स्ट इनपुट A बार, सेकंड इनपुट B, थर्ड इनपुट C, फोर्थ A B C बार, तो ये A B C बार, फिफ्थ ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी। अब यहाँ पे ए है तो वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और जहाँ पे ए बार है वो इसकी नॉट गेट के आउटपुट से कनेक्टेड है। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो एंड गेट है ये M0 को डिफाइन कर रहा है, या इस एंड गेट की जो आउटपुट है वो M0 है, मिन टर्म 0। इसकी M2 है, ये M3 है, ये M6 है, ये M7 है। अब इन सब को हमने ऐड करना है, ये प्लस का सिंबल ऐड या और को शो कर रहा है, तो मैंने एक और गेट लगा दिया, 1 2 3 4 5 इनपुट वाला। तो ये 5 इनपुट वाला और गेट, तो ये हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया। तो जब भी हम किसी एसओपी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं उसका स्टैंडर्ड लेआउट क्या है, कि पहले सिंपल वेरिएबल्स आएंगे ए बी सी, उसके बाद नॉट गेट्स आएंगे, उसके बाद एंड गेट्स आएंगे, उसके बाद और गेट आएगा। जब भी आप किसी एसओपी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही पैटर्न, यही फ्लो होगा। पहले सिंपल वेरिएबल्स, फिर उसके बाद नॉट गेट्स जो उनको कंप्लीमेंट कर रहे होंगे, उसके बाद एंड गेट्स, उसके बाद एक और गेट आएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि एसओपी एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं और ये ऐड हो रही हैं, इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो पीयूएस सर्किट फॉर पीयूएस एक्सप्रेशन, तो हमारे पास एक पीयूएस एक्सप्रेशन ऊपर गिवन है 145। इसको हम लिख सकते हैं, ये गिवन है 145, तो 1 को हम कैपिटल M1, 4 को कैपिटल M4, 5 को कैपिटल M5। तो अब इस M1 की जो वैल्यू है 001, तो जहाँ पे 00 है वहाँ पे सिंपल वेरिएबल ए बी, आगे C बार, एंड M4 की ये आ गई, और ये इस तरह M5 की आ गई। ओके, अब हम अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर C का बार भी आ रहा है, ए का बार भी आ रहा है, बी का बार नहीं आ रहा। तो आप ये अगर नॉट गेट रिमूव करना चाहें तो भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर बी का बार यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन स्टैंडर्ड वे यही है कि आप जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं पहले इतने नॉट गेट लगा के उनको कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, ताकि सर्किट के अंदर अगर कहीं पर वो कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास फर्स्ट मैक्स टर्म है वो a प्लस बी प्लस सी का बार है। तो मैंने एक और गेट यूज़ किया 3 इनपुट वाला, क्योंकि ये दरम्यान में ऐड आ रहा है। तो फर्स्ट इनपुट A, सेकेंड इनपुट B, थर्ड इनपुट C बार। अब M4 A बार प्लस B प्लस C, A बार, फर्स्ट इनपुट A बार, सेकेंड इनपुट B, थर्ड इनपुट C। अब A बार जिस तरह का मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये A बार यहाँ पे कनेक्टेड है और B इस नॉट गेट से पहले कनेक्टेड है। इस तरह M5 0 1 0, तो ये A बार B एंड C बार।
अब इनको आपस में ऐड करना है, तो एक फर्स्ट मैक्स टर्म, सेकंड एंड थर्ड 3 मैक्स टर्म्स हैं, तो हमारे पास एक एंड गेट यूज़ होगा जिसकी 3 इनपुट्स होंगे, तो हम इसको इधर अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास अब F2 बन गया। तो स्टैंडर्ड लेआउट जब आप POS एक्सप्रेशन से सर्किट ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, पहले सिंपल वेरिएबल्स आएंगे, इनपुट वेरिएबल्स, उसके बाद नॉट गेट्स आएंगे जो उनका कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद और गेट्स आएंगे जो कि मैक्स टर्म्स को बनाएंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट होके फाइनल फंक्शन हमारा F2 बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये ट्रूथ टेबल में ये फंक्शन F1 गिवन है, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप F1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्किट ड्रॉ करें, और साथ ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने POS सर्किट ड्रॉ करना है या SOP ड्रॉ करना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसका SOP एक्सप्रेशन लिखें, SOP सर्किट बना दें, या आप इसका POS एक्सप्रेशन लिखें और उससे सर्किट ड्रॉ कर लें, तो दोनों ठीक हैं, अनलेस के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो आप एक गिवन फंक्शन को SOP फॉर्म से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और POS से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों इम्प्लीमेंटेशन से ट्रूथ टेबल सेम वेरीफाई होगा अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई एरर नहीं है तो। ओके, अब SOP और जो POS एक्सप्रेशंस हैं उसमें इनपुट के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमारे पास इनपुट टेबल में इनपुट के 3 वेरिएबल्स थे A, B एंड C, तो हर मिन टर्म्स के अंदर इनपुट के तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं A B C, चाहे सिंपल फॉर्म में चाहे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ये अब आप देख सकते हैं SOP एक्सप्रेशन है, हर मिन टर्म के अंदर तीनों इनपुट या इनपुट के जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह मैक्स टर्म के अंदर देखें, मैक्स टर्म्स के अंदर भी इनपुट के जितने वेरिएबल्स हैं सारे के सारे अपीयर हो रहे हैं। लेकिन अब समटाइम्स इस तरह होता है कि फंक्शन इस तरह नॉन सम किसी और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब इसकी कि मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखें या SOP एक्सप्रेशन लिखें या इसका मैक्स टर्म एक्सप्रेशन या POS एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस फंक्शन का ट्रूथ टेबल बना लेना है। तो हमारे पास ABC ये इनपुट्स हैं, तो इसमें B बार आ रहा है, तो मैंने पहले B बार को कॉलम बना लिया, उसके बाद B बार C का, B बार एंड C, B बार इस कॉलम का और इसका एंड होगा तो ये कॉलम आ जाएगा। अब F इज इक्वल टू A और B बार C, तो इस A वाले कॉलम का और इस कॉलम का आपस में और करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। ओके, अब जब हमने गिवन नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन का ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लिया, अब इस ट्रूथ टेबल से हम उसका SOP या POS एक्सप्रेशन वो लिख सकते हैं। तो इसका SOP एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये देखें 001, तो ये M1 इसका 1 4 5 6 7, तो ये मैंने बेसिकली उल्टा कर दिया है, लेकिन आप लोगों को इसकी जो अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हमारे पास ये जो SOP एक्सप्रेशन है वो वहाँ पे आएगा जहाँ पे मेन टर्म्स जहाँ पे 1 आता है, तो 1 आ रहा है जी 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे एंड 7 पे, तो ये बेसिकली ये वाली जो टर्म्स हैं ये इधर आनी है और ये वाली टर्म्स इधर आनी है। लेकिन खैर अब आपको क्योंकि समझ आ गई होगी होपफुली, तो आप इस एरर को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब अज्यूमिंग कि ये आपका नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन था, आपने उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने उससे अब SOP एक्सप्रेशन लिखना है और POS, तो अब मैंने अब उसी तरह स्टैंडर्ड वे यही है कि अब SOP एक्सप्रेशन एक्चुअली ये 1 4 ये वाली सारी जो एंट्रीज हैं इसके अंदर आएंगी और ये वाली एंट्रीज इसके अंदर आएंगी। अब अज्यूमिंग कि यही करेक्ट है 0 2 3, तो अब 0 को हम लिख सकते हैं M0, 2 को लिख सकते हैं M2, 3 को लिख सकते हैं M3, तो ये बन जाएगा A बार B बार C, A बार B C बार
A बार B C। POS एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू, अब ये 0 2 3 यहाँ पे आएगा क्योंकि ज़ीरोज़ की लोकेशन ये है 0 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये POS एक्सप्रेशन हम इसका इस तरह लिख सकते हैं। अब आप अज्यूमिंग यही करेक्ट है 1 4 5 6 7 इन लोकेशंस पे अगर 0 होती तो ये एक्सप्रेशन आता, तो ये M1 M4 M5 M6 एंड M7, तो ये हमारे पास ये आंसर M1 का बोलियन एक्सप्रेशन पुट कर दें एंड सो ऑन। ओके, जो SOP फॉर्म या POS फॉर्म होती है ऑफ एनी गिवन फंक्शन, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो जो SOP है या POS है, आप किसी भी फंक्शन को SOP या POS फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उस फंक्शन को स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। ओके, अब ये एक जस्ट बताया है रिलेशनशिप बिटवीन द SOP एंड POS फॉर्म्स। SOP फॉर्म क्या होती है कि जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं यूजिंग सम, फॉर एग्जांपल सम ऑफ 0 2 3, अब अगर SOP फॉर्म के अंदर M0 M2 M3 आ रहा है, जब आप उसका POS एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो एंट्रीज यहाँ पे आ चुकी होंगी उनके अलावा बाकी सारी यहाँ पे आएंगी। फॉर एग्जांपल 0 यहाँ पे आ गया तो अब वो मैक्स टर्म में या POS में नहीं आएगा। यहाँ पे 0 2 3 है तो इन 0 2 3 के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं 1 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह अगर आपको एक SOP एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उससे POS एक्सप्रेशन भी इजीली लिख सकते हैं। अगर आपके पास POS एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उससे SOP एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं इजीली। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।